हेलो एवरीवन, मैं आपकी टीचर गुलफ्शा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है आप सभी के एग्जाम चल रहे हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर की होने वाली है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं और आप सेमेस्टर सेकंड में है। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर की होने वाली है। और ये जो हमारी इकोनॉमिक्स है इसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये आज का हमारा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। जैसे कि आप सभी ने देख लिया, ये अगर आपके पास ये बुक है इकोनॉमिक्स की तो सच में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये पूरा ही 90 मार्क्स का है। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन मिल सकें और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ आपके लिए थोड़े से निर्देश दे रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पूरे ही क्वेश्चन पेपर को 4 भागों में बांटा गया है, यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3 एंड भाग 4। ठीक है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। और आपको हर पार्ट में से, यानी जो आपका भाग 1 है यानी पार्ट 1 है, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो पार्ट 2, 3 एंड 4 है उसमें से आपको 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जो सभी प्रश्न हैं वो 10 नंबर के हैं। ठीक है, और सभी के अंक बराबर हैं। और आप इस क्वेश्चन पेपर में जो साधारण कैलकुलेटर होता है, जो सिंपल कैलकुलेटर होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी कैलकुलेशन देखने को मिलेंगी। और देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका आंसर आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों ही भाषा में दे सकते हैं, पर आप जिसमें भी स्टार्ट करते हैं, अगर आप हिंदी में स्टार्ट करते हैं लिखना, पहला क्वेश्चन हिंदी में करते हैं तो फिर आपको पूरा ही हिंदी में करना होगा। अगर आप इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको पूरा ही पेपर इंग्लिश में करना होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी लैंग्वेज का चयन करते हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग पार्ट 1 को देख लेते हैं। पार्ट 1 का जिसे आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि इंग्लिश में दे रखा है। फिर उसके बाद में यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी में दे रखा है, जो कि पहला ही हमारा क्वेश्चन है, सांख्यिकी अनुप्रयोग कितने प्रकार के होते हैं, अनुमानात्मक सांख्यिकी समस्याओं के तत्वों की व्याख्या करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वर्णन करें कि किसी वितरण के लिए माध्य की तुलना माध्यम से कैसे की जाती है। यानी आपको बताना है किसी भी माध्य की तुलना माध्यक से किस तरह से की जाती है। और इसमें आपको बताना है बाईं और तिरछा और इसमें सेकंड है आपका समीप, इसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया है। जो पहला है आपका वो है सांख्यिकीय एवं सांख्यिकीय सोच को समझाइए, यानी इसमें आपको सांख्यिकी और सांख्यिकीय सोच को समझाना है। फिर सेकंड है आपका, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए विचलन, मानक विचलन और विभिन्नता के गुणांकों की गणना करें। इसमें आपको विचलन, मानक और विभिन्नता के गुणांकों की गणना करनी है, जो कि 10, 12, 14, 15, 13 ये सारे दे रखे हैं, इनकी आपको गणना करनी है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद में ये यहाँ हिंदी में दे रखा है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। पहला है आपका, गुणात्मक आंकड़े का वर्णन करने के लिए आरेखित वर्णनात्मक तरीका क्या है, इनमें से किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। यानी गुणात्मक आंकड़ा जो होता है उसका वर्णन करने के लिए आरेखित वर्णनात्मक तरीके जो होते हैं, जो कि बहुत सारे होते हैं, उनमें से सिर्फ आपको 2 को स्पष्ट करना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर पाएंगे क्योंकि सिर्फ 2 को ही स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रत्येक नमूने के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना कीजिए। यानी आपको इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना करनी है, इन सभी को लेकर। देखिए बहुत इजी है, माध्य भी निकालना, माध्यिका भी और बहुलक भी, तीनों के लिए फॉर्मूला यूज होता है। आई होप आपको वो फॉर्मूला याद होगा, क्योंकि बहुत इजी फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट के आप देख सकते हैं, फर्स्ट में हमारा है 9, -1, 4, 4, 1 एंड 5। इसका आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में है हमारा 2, 4, 7, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 2, 3, 4, 7। इसका भी आपको माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा हिंदी में स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, आंकड़ों के किसी भी समूह के लिए चेबीशेव के नियम और अनुभवजन्य नियम दोनों का उपयोग करके निम्नलिखित प्रत्येक अंतराल में निहित माप के प्रतिशत के बारे में क्या कहा जा सकता है। यानी आपको इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं इनको चेबीशेव
और जो हमारा जन नियम है उनके अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व करना है और फिर उनके अकॉर्डिंग बताना है कि इसको किस तरह से प्रतिशत निकाला जा सकता है। जैसे कि आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन है x बार माइनस एस और 2 में है x बार प्लस एस, इसको आपको निकालना है इस विधि का यूज करके। फिर ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है x बार माइनस 3s2 x बार प्लस 3s, इसको भी आपको इन विधि का यूज करके निकालना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट 2 है। 5 मापों के निम्नलिखित नमूनों पर विचार करें। 5, 4, 4, 3, 6, इनके आपको निम्नलिखित ये जो नीचे दिए गए नमूने हैं इनके विचार करना है इसको लेकर। पहला है आपका श्रेणी एस स्क्वायर और एस की गणना करें, यानी आपको एस स्क्वायर और एस की गणना करनी है इसमें। और सेकंड है आपका प्रत्येक माप में 5 जोड़ें और भाग ए को दोहराएं, यानी आपको प्रत्येक इसमें सभी में यानी प्रत्येक में 5 को जोड़ना है और भाग ब्रैकेट ए को दोहराना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है। चलिए अब हम पार्ट 2 देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पार्ट 2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ ये हमारा हिंदी में है। चलिए देख लेते हैं। जो हमारा 5 क्वेश्चन है वो है 2 पासे उछाले जाते हैं, पहले पासे पर एक समय संख्या या कुल 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी आपको इसमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, या तो दोनों पासों में सम संख्या आ जाए या फिर कुल 8 बन जाए, उसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। नेक्स्ट है आपका एक थैले में 4 सफ़ेद 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं, 4 यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक जो थैला है उसमें 4 सफ़ेद गेंदें हैं और लाल हैं 5 और 6 हैं काली गेंदें, तो उसमें से 4 निकाली जाती हैं, तो उसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो है निकाली गई कोई गेंद काली नहीं है, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। और दूसरा है आपको ठीक 2 काली हैं, यानी इसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 देख लेते हैं। ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, जैसे कि P ब्रैकेट में A बार इक्वल टू है 0.7 और आपको दे रखा है P ब्रैकेट में B बार इक्वल टू है K और P ब्रैकेट में A यूनियन B इक्वल टू है 0.8 का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए इसको जो बोलते हैं, ये जो हमारा साइन है इसको यूनियन का साइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मान लें कि P ब्रैकेट में A बराबर है स्मॉल p के और P ब्रैकेट में A और B बराबर हैं Q के स्मॉल q के, P ब्रैकेट में B A बराबर हैं स्मॉल r के। तो आपको निम्नलिखित स्थिति में P Q R के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, यानी इस सभी के बीच में जो हमारे P Q R हैं उनके संबंध बताने हैं। ठीक है, A है यानी घटना A और B परस्पर अपवर्जित हों, यानी इस सिचुएशन में A और B जो हैं वो परस्पर अपवर्जित हों, तो आपको P Q R का संबंध बताना है। और सेकंड है हमारा A B की उप घटना हो, यानी A और B की जो है वो एक उप घटना हो, तो तब आपको P और Q और R का संबंध बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट है आपका 2 घटना A और B के लिए P ब्रैकेट में A इक्वल टू 0.4, P ब्रैकेट में B इक्वल टू 0.2 और P ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.1, P ब्रैकेट में ए बी ज्ञात कीजिए। और क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है, यानी आपको ये ज्ञात करना है, फिर उसके बाद में बताना है ए और बी स्वतंत्र घटना है। और देखिए ये जो आपका निशान है इसको, ये जो चिन्ह है इसको इंटरसेक्शन का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड है आपका कलश 1, 2, 3, 4 की सामग्री इस प्रकार है, यानी एक कलश है जिसकी सामग्री आपको इस प्रकार दे रखी है। 1 सफ़ेद 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं, और 2 सफ़ेद 1 काली और 1 लाल गेंद है। तीसरा है आपका 3 सफ़ेद 2 काली और 5 लाल गेंदें हैं, और चौथा है आपको 4 सफ़ेद 5 काली और 3 लाल गेंदें हैं। ठीक है, अब इसके कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इसके आधार पर उस प्रश्न को देख लेते हैं। एक कलश यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और उनमें से 2 गेंदें निकाली जाती हैं, वह सफ़ेद और काली होती हैं।
क्या संभावना है कि वह कलश एक से आती हैं, यानी कोई भी कलश में से दो गेंदें निकाली जाती हैं, वो सफ़ेद और काली हैं। अब आपको संभावना बतानी है कि वो कलश ए में से आई हैं या नहीं। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब आपका जो पार्ट 3 है वो स्टार्ट हो जाता है। चलिए पार्ट 3 को देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है, जो कि हिंदी में है। सी और डी को निम्नलिखित प्रायिकताओं वितरण दिए गए हैं, यानी सी और डी को निम्नलिखित प्रायिकताओं वितरण दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सी एंड डी। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ए है हमारा प्रत्येक वितरण के लिए अपेक्षित मूल्य की गणना करें, यानी आपको सभी के लिए जो सही मूल्य है उसकी गणना करनी है। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक वितरण के लिए मानक विचलन की गणना करें, यानी इसमें आपको जो मानक विचलन होता है उसकी गणना करनी होती है और जिसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वितरण सी और डी के परिणामों की तुलना करें, यानी आपको सी और डी के जितने भी परिणाम हैं उनकी तुलना करनी है। इनको पहले प्लस करना है, फिर इनके बाद में इसकी तुलना करनी है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा मशीन के 14 समान घटक होते हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। 3 या अधिक घटक विफल होने पर यह काम करना बंद कर देगी। यदि घटक के विफल होने की संभावना 0.1 है, मशीन के कार्य करते रहने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी जो मशीन के 14 पुर्जे हैं, 14 घटक हैं, वो एक साथ स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, लेकिन अगर 3 घटक या उससे अधिक काम ना करें तो मशीन बंद हो जाती है। तो मशीन की जो विफलता होने की संभावना है वो 0.1 है। अब आपको मशीन के जो कार्य करने वाले पुर्जे हैं उनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यादृच्छिक चर से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के यादृच्छिक चरों का उदाहरण सहित समझाइए। यानी आपको यादृच्छिक चर जो होते हैं उनके बारे में बताना है और उनके प्रकारों के बारे में बताना है और उदाहरण भी देना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, उदाहरण पूछा गया है तो आप उदाहरण भी देना मत भूलना। और यहाँ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, फर्स्ट है आपका, एक प्रबंधन अभिक्षमता परीक्षा के प्राप्त अंक आमतौर पर 72 के माध्य और 8 के मानक विचलन के साथ वितरित किए जाते हैं। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है यानी ए है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक रूप से चयनित प्रबंधन 60 से अधिक अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बा, इसकी क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक रूप से चुने गए प्रबंधन का प्राप्त अंक 68 और 84 के बीच होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अब आपका जो पॉइंट 2 है वो है आपका मानक समन्वय वितरण पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी मानक समन्वय वितरण जो होता है उसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है और यहाँ हमारा पार्ट 4 स्टार्ट हो जाता है। चलिए पार्ट 4 को देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए ये पहले इंग्लिश में दे रखा है, फिर उसके बाद में ये यहाँ हमारा हिंदी में है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये है, समन्वय रूप से वितरित आबादी से 70 अवलोकनों का एक यादृच्छिक नमूना 26.2 के बराबर नमूना माध्यक और 4.1 के बराबर नमूना मानक विचलन रखता है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग आ का आंसर देना है। लगभग 95% विश्वास अंतराल प्रपत्र ज्ञात करें और बा है हमारा ब्रैकेट ए में निर्मित विश्वास अंतराल की व्याख्या करें। सा है हमारा लगभग 99% विश्वास अंतराल प्रपत्र ज्ञात करें। ठीक है, नेक्स्ट है आप विश्वास अंतराल की चौड़ाई का क्या होता है जब विश्वास गुणांक का मान बढ़ाया जाता है जबकि नमूना आकार को स्थिर रखा जाता है। यानी देखिए जब विश्वास गुणांक को बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई का क्या होता है, लेकिन जो नमूना आकार होता है उसको स्थिर रखा जाए तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन बनती है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ई जो आपका क्वेश्चन है, ई को देख लेते हैं। यह है, यदि मूल जनसंख्या का वितरण समन्वय ही था तो क्या भाग ए और सी के आपको विश्वास अंतराल मान्य होगा? व्याख्या करेंगे। यानी अगर दोनों का मूल संख्या जो है वितरण समान ही रहे तो भाग ए और सी का जो विश्वास अंतराल है वो सामान्य होगा या नहीं होगा, ये आपको व्याख्या करनी है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट हो
जाता है। चलिए देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसका पार्ट 1 है। सड़क पर लाइनें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रंग को रात में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली पर्याप्त रोशनी को प्रतिबिंबित करना चाहिए। मान लें कि म्यू विचाराधीन नए प्रकार के पेंट के लिए वास्तविक औसत परिवर्तन मापी रीडिंग को दर्शाता है। तो आपको बताना है H0 अनुपात म्यू इक्वल टू 20 बनाम HA अनुपात म्यू ग्रेटर देन 20 का परीक्षण समानवीय जनसंख्या वितरण से आकार n के यादृच्छिक नमूने पर आधारित होगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति को कैसे निष्कर्ष उपयुक्त होगा, यानी आपको इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन सभी का आंसर देना है। और देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इसको म्यू पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा साइन है ये म्यू का साइन है। हमारी जो ए सिचुएशन है वो है n इक्वल टू 15, t इक्वल टू 3.2 और a इक्वल टू 0.05 के है। और b जो हमारी सिचुएशन है वो है n इक्वल टू 0.9, t इक्वल टू 1.8 और a इक्वल टू 0.01 के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका पार्ट b देख लेते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है हमारा परिकल्पना H0 अनुपात म्यू इक्वल टू 10 बनाम HA अनुपात म्यू नॉट इक्वल टू 10 के एक परीक्षण में n इक्वल टू 15 परीक्षणों का एक नमूना माध्यक x बार इक्वल टू 10.7 और मानक विचलन s इक्वल टू 3.1 है। इस परीक्षण के लिए p माइनस मान ज्ञात करें और उसकी व्याख्या करें, उचित निष्कर्ष निकालें। यानी इसको आपको सॉल्व करना है और जो आपका उचित निष्कर्ष होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। जैसे आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में है, उसके बाद में हमारा हिंदी में दे रखा है। चलिए इसको देख लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है उसको भी कुछ पॉइंटों में बांटा गया है। आपका पॉइंट नंबर 1 है, परीक्षण की शक्ति से क्या समझते हैं। टाइप 2 त्रुटि से संबंधित परीक्षण की शक्ति कैसे होती है, यानी आपको इसमें परीक्षण की शक्ति के बारे में बताना है। टाइप 2 जो त्रुटि संबंधित परीक्षण की शक्तियाँ होती हैं वो कैसे संबंधित होती है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका सूर्य परिकल्पना H0 अनुपात म्यू इक्वल टू 10 बनाम वैकल्पिक HA अनुपात म्यू ग्रेटर देन 10 के लिए n इक्वल टू 17 अवलोकन के एक यादृच्छिक नमूने के लिए एक t परीक्षण आयोजित किया जाता है। परीक्षण के परिणाम t इक्वल टू 1.117 p माइनस मान इक्वल टू 0.1288 है। तो आपको बताना है इसके, अब इसके अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर देने हैं। जैसे कि आप पूछ रहा है p माइनस मानकीय व्याख्या करें, यानी p माइनस मान जो है मानकीय उसकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है आपका बा, इस परीक्षण की वैधता के लिए कौन सी पूर्ण धाराएं आवश्यक हैं, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी को देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सी है, यह मानते हुए कि वैकल्पिक परिकल्पना HA अनुपात म्यू नॉट इक्वल टू 10 है, p माइनस मान की गणना और व्याख्या करें, ठीक है। यहाँ आपको p माइनस मान की गणना करनी है, ठीक है। अगर आपको ये सिचुएशन दे दी जाए जहाँ म्यू इक्वल टू 10 नहीं हो तो, ठीक है। और यहाँ फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी आपको सिचुएशन दे रखी है और थोड़े से फॉर्मूलेज वगैरह दे रखे हैं। चलिए मैं आपको उन सभी को दिखा देती हूँ डिटेल में, ठीक है। ये सभी आप देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये सभी आपके क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे, तो आप इसको डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप इसको पीपीटी के रूप में देखें तो आप हमारा ऐप पर जाके विजिट कर सकते हैं। जो हमारा ऐप है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। और यहाँ ये हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर ही आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूँगी।
एंड फॉर मोर वीडियोज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हों आप उन सभी को देख पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।